Good morning students, welcome back in the 11th class political science. होमवर्क जो है अभी तक जो है कुछ लोगों ने डिपॉजिट करवा दिया है और कुछ लोग जो है अभी तक रुके हुए हैं। पता नहीं, जो गांव में है उनको मैंने बता रखा है आप क्या करिए, इसकी फ़ोटो क्लिक करके जो है सेंड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और जो गांव में नहीं है, सिटी में ही है, उनके लिए ही है कि भाई आप जो है नोटबुक अपनी डिपॉजिट करवा दीजिए। अभी मैं स्कूल में ही हूँ, आज 5 अक्टूबर हो गया है, ठीक है। चाहे फिर वो पॉलिटिकल का हो या फिर जियोग्राफी का, ठीक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन से, हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर अब हमें पढ़ना है लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कौन सा राइट है। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये जो वाला जो है आपका 6th फंडामेंटल राइट है, लास्ट राइट है। फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे लिखे हुए हैं, पार्ट नंबर 3, फिर आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हमने आपको रिस्पेक्टिव बता दिया है कि कौन किस में है, और कुछ 2 या 3 थे, जैसे कि 16(4), आर्टिकल नंबर 21 जो बुक में भी लिखा हुआ है और आपको स्पेशली इसको समझा दिया गया है। इसके अलावा जो राइट्स है किसके अंदर कौन सा आर्टिकल है वो मैंने टाइम टू टाइम बताया भी है, और बाकी जो नहीं बताया वो आपके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। इसके बाद जो एक टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहने वाले हैं पूरी पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर, ठीक है। तो आपके जो है, देखो मेरी बात सुनो, आपको कुछ राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि कुछ माइनॉरिटी वाले हैं, रिलीजियस राइट है, फ्रीडम है, ठीक है, इक्वालिटी के हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, चलिए। तो इन सब में क्या है कि अगर आपको ये राइट्स नहीं मिलते मीन्स आपको चाहिए, आपको दिखता है कि कोई बच्चा जो है वो कोई हजार्डस फैक्ट्री के अंदर, जो मतलब जहाँ पे भारी काम हो रहा है, शीशा बनता है वगैरह बनता है, वहाँ पे वो काम कर रहा है और काम की मनाही है 14 ईयर के नीचे वालों को, एज को, आप देख लेते हो और आप जाके पुलिस में कंप्लेन कर देते हो या रेस्पेक्टिव जो भी अथॉरिटी उसमें कंप्लेन कर देते हो कि सर ऐसा ऐसा मैंने देखा। फिर अगर वो, आपने तो उसका राइट बचा लिया, पर वो जो अथॉरिटी अगर एक्शन नहीं लेगी, किसी के दिमाग में ये भी तो आया होगा ना, अगर वो अथॉरिटी एक्शन नहीं लेगी तो क्या करना है। हाँ, अगर अथॉरिटी एक्शन नहीं लेती है तो आपके पास एक और राइट दिया हुआ है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हैं उसका उपचार, उसका इलाज, ठीक है, प्रिवेंशन, जो आर्टिकल नंबर 32 में है। और ये उपचार जो है डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, मीन्स ये कितने हैं आपके, टोटल 5 है। इसको हम बोलते हैं रिट्स। ये क्या होती है, अगर आपके कोई शिकायत जो है वो सुनी नहीं जाती है, आपको फ्रीडम ऑफ जो राइट है आपको मिल नहीं रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, या तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं या आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इनिशियली हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक। इसके अंदर एक और सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट, ठीक है ना, ये बात। तो इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई किसी का भी, आपका या और किसी का भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये बोलता है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, आपके पास एक ऑप्शन, एक टूल है, उस टूल का नाम है रिट, ठीक है। ये रिट होती है 5 तरह की, मतलब 5 अलग अलग इंसिडेंट पे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो, ठीक है। उसके अंदर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हो तो फिर उसके अंदर आर्टिकल नंबर जो है वो होता है 226, जब आगे आएगा तो बता दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो आपका 32 नंबर जो ये लिखा हुआ ही है, ठीक है ना। इतना डिटेल में नहीं जाना अपन को, इतना ध्यान। तो 5 जो रिट्स है, सीधा ये कौन लगाता है, आप नॉर्मल आदमी भी लगा सकते हो,
या जो लॉयर है उसको बोलोगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो पर्टिकुलर अपना रिट लगा देगा और कोर्ट के अंदर जो है आपकी हियरिंग हो जाएगी और आपको जो है इंस्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ इंस्टेंट मतलब कि त्वरित हाथों हाथ जो है आपको अच्छा डिसीजन मिलेगा और कोर्ट जो है उस अथॉरिटी को कहेगी या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। ठीक है ना। अब ये अथॉरिटी क्या है, ये 5 रिट कौन कौन सी है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ लोगों का कॉल अभी भी आ रहा है कि सर नोटबुक में क्या लिखना है, होमवर्क करा है वो लिखना है। अरे होमवर्क कुछ नहीं होता है, ये क्वेश्चन आंसर जो है प्रैक्टिस सेट होता है, वो आपको करने के लिए होता है ताकि प्रूफ रहे कि हमने कुछ किया और एग्जाम के टाइम हम पढ़ सके। ठीक है ना। और कोई बोलता है सर आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हो क्या वो भी लिखना है, हाँ लिख लो। फिर कोई बोलता है सर हमने तो रफ में लिख दिया, तो कोई बात नहीं, रफ में लिख दिया, आपने को समझ में आ गया ना। ठीक है। अगर आपकी नोटबुक है, जो पढ़ाया जा रहा है, रोज चैप्टर होते हैं, रोज चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ाई जा रही है क्लास के अंदर, वो भी आप फेयर नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है ना। जो समझ रहे हो, जैसा भी समझ रहे हो सब कुछ लिख सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक ही बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर जो है आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कभी भी पढ़ना होगा तब। रफ क्या होती है, हमेशा रफ होती है, जैसे ही फील होगी आप फेंक दोगे। इसलिए बोला फेयर में लिखो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाना चाहिए और कोई आके फिर से मुझे नहीं बोलेगा कि ये वाली चीज जो है हमें समझ में नहीं आई। ठीक है। तो पेज नंबर आपका रहेगा 41, पेज नंबर आपका रहेगा 41। ठीक है। और उसके अंदर डिटेल मैंने बता दी है। सबसे फर्स्ट जो है रिट हमारी वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। ठीक है। इसका मीनिंग होता है ब्रिंग द बॉडी। हेबियस कॉर्पस जो है वो लीगल टर्म है, इस लीगल टर्म का जो है मीनिंग होता है ब्रिंग द बॉडी। हाँ, अब ये लगती कब है, फिर से सुनो। जब किसी को इल्लीगल डिटेन कर लिया जाता है, समझ लो फिर से, किसी को इल्लीगल डिटेन मतलब कि कैद में रख दिया जाता है। ठीक है। कहाँ पे, पुलिस वगैरह में या कोई और अथॉरिटी आके, और उसको जैसा कि मैंने बताया था 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रूफ पेश करना होता है। उस आदमी को अभी तक जो है न तो पेश किया है, न फैमिली को उससे मिलने दिया जा रहा है, और फैमिली को पता ही नहीं है पुलिस वाले कहाँ लेकर गए। ठीक है। उस वक्त जो है आप कोर्ट में जाके कौन सी रिट लगा सकते हो, हेबियस कॉर्पस। ब्रिंग द बॉडी मतलब उस आदमी को, जिसको भी पकड़ा था, आदमी लेडी जो भी है, उसको लेके आओ कोर्ट के अंदर। इससे क्या होगा, वो आप सबके सामने तो आएगा ना, उसको पकड़ के मुजरिम या जो भी है, जो भी एलिगेशन है, उसको अगर कुछ किया है या नहीं किया है वो फर्क नहीं पड़ता है, पहले उसको कोर्ट के सामने लेके आओ। तभी तो कहा 24 आवर्स, फिर भी नहीं लेके आते हैं तो आप सीधी ये रिट लगाएंगे। ठीक है। उस आदमी को कोर्ट के सामने लाना ही पड़ेगा पुलिस को। और अगर पुलिस बोल देती हमें तो पता ही नहीं, हमने तो लिया ही नहीं है, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको कहीं से भी ढूंढ के लेके आए और कोर्ट के सामने लेके आए, ताकि मजिस्ट्रेट भी देख सके क्या दिक्कत है, क्या किया क्या नहीं किया है। अगर इलीगल है तो उसको छोड़ देंगे, लीगल है तो उसको जेल देंगे, पर सामने तो आए, परिवार को तो पता रहे कि हमारा बच्चा या हमारा आदमी वो कहाँ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। उस केस में ये सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आपने अजय देवगन की मूवी दृश्यम देखी है तो उसके अंदर एक बूढ़ा बूढ़ी आते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर, तब अजय देवगन बोलता है कि पुलिस वाले ने अगर पकड़ लिया तो जाओ हेबियस कॉर्पस लगाओ। और अजय देवगन को कैसे पता चलता है, क्योंकि वो मूवीज ज़्यादा देखता है, तो उसको सीरियल से पता चलता है कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है। जिन्होंने देखी अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, आज समझ लो। तो ये होता है आपके हेबियस कॉर्पस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पाँचों की पाँचों, उसको जो है हम एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 41 पे देखें एक बार। और जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप क्या करें, बुक साथ में लेकर बैठें, ठीक है ना, क्योंकि जनरली मैं बुक में से ही पढ़ा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। Habeas corpus, a writ of habeas corpus means that the court ordered that the arrested person should be presented before it. It can also order to set free an arrested person if the manner or ground of arrest are not lawful or satisfactory. ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि उसको इलीगल पकड़ा है तो उसको छोड़ भी देगी, पर पहले सामने लेकर आओ। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है हेबियस कॉर्पस का। सेकेंड रिट पकड़ते हैं, लिख लो, लिख ली होगी वैसे तो। फिर आता है मैंडमस।
इस रिट में क्या होता है कि आपको जो है बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयर बाय इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, मैंडेमस वो रिट है जिसके अंदर कोर्ट ये देखता है कि अगर कोई आदमी या कोई ऑफिसर जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अथॉरिटी जो है, उसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। ठीक है ना, मीन्स पुलिस का काम है एफआईआर लिखना, कंप्लेन लिखना, अगर पुलिस मना कर देती है तो ये हो जाता है मैंडेमस। आप सीधा जाओ कोर्ट के अंदर, बोलो सर हमने ये एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने मानी नहीं। कोर्ट हाथों हाथ ऑर्डर देगा, उस आदमी को सस्पेंड करेगा, दूसरे को लगा के भाई इनकी रिपोर्ट लिख। या अगर आप पीडब्ल्यूडी में जाते हो या जो नगर निगम में जाते हो या सेक्रेटरीट में जाते हो या और भी कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं की जाती या कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है बार बार कहने पे, तो आप कहाँ जाओगे? सीधा मैंडेमस, और उसको बोलोगे कि साहब मैंने 50 बार बोल दिया है, काम हो नहीं रहा है मेरा। कोर्ट ऑर्डर देगा और उस पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये होती है आपके सेकंड रिट, कौन सी? मैंडेमस। चलिए, फिर आती है आपके प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? किसी चीज को रोकना, इतना तो ये वर्ड ही बता रहा है। प्रोहिबिशन मतलब कि किसी चीज को रोकना। अब ये क्या कोर्ट में होता है कि हायर कोर्ट क्या छोटे कोर्ट को कहती है कि आपने जो भी चीज़ लिया है उसको रोकना, या कोई चीज़ हो चली जा रही है, कोई एक्शन जो लिया जा रहा है उसको बीच में रोक देना जो उसके अथॉरिटी में नहीं है। क्या है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। दिस रिट इज इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट। हायर कोर्ट कौन सा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। When a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction, इसके अंदर दो वर्ड आए हैं, jurisdiction, jurisdiction। ठीक है, अब इसके अंदर या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं या तहसील वगैरह होते हैं। अगर इसने कोई ऐसा केस ले लिया है जो इसकी लिमिट में नहीं आता है, जो इसकी लिमिट में नहीं आता है, इतना ही ध्यान रखो। अब इसके एग्जांपल बताने जाऊंगा तो मैं 1000 बता सकता हूं, क्योंकि बाय प्रोफेशन में एक लॉयर भी हूं। ठीक है ना, तो आपको इतना ही ये ध्यान रखना है कि लोअर कोर्ट जो है अगर कोई ऐसा केस ले लेता है जो उसकी, सिंपल वर्ड में कहें तो उसकी पहुंच से बहुत दूर है, ठीक है ना, तो हाई कोर्ट जो है इसको डायरेक्शन देगा कि तुमने कैसे ले लिया भाई, ये तो मेरे में सीधा सुनवाई होनी चाहिए, तुम कैसे। सीधा सा एग्जांपल लो, मान लो इसने जो है रिट का केस जो है वो इसने ले लिया, वो ले ही नहीं सकता है, ऑथोराइज ही नहीं है। कौन ले सकता? ओनली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट कहेगा भाई कैसे ले लिया, या कोई ऐसा फैसला जो है कोई पब्लिक डोमेन का जो इसने दे दिया है, जो उसको सुनने का कोई अधिकार ही नहीं था, तो क्या है, हाई कोर्ट इसको डांटता है। या फिर अगर डायरेक्टली हाई कोर्ट ने ले लिया है, डायरेक्टली हाई कोर्ट ने ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको मना कर सकता है कि भाई तुमने कैसे ले लिया, ये तो मेरे अथॉरिटी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में जनरली कौन से मैटर जाते हैं जो स्टेट के बीच के होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कौन से मैटर जाते हैं जो स्टेट के बीच में होते हैं, दो स्टेट के बीच में, या स्टेट वर्सेस नेशन। नेशन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के बीच में जो मामले हो जाते हैं दो राज्यों के बीच में, मीन्स राजस्थान वर्सेस उत्तर प्रदेश, या राजस्थान वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, या उत्तर प्रदेश वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, या दो स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये ऊपर के मामले होते हैं गवर्नमेंट के खुद के आपस के भी बहुत होते हैं, पैसे से रिलेटेड वगैरह, ठीक है, या सिविल केसेस वगैरह, ये सुनाए जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। प्लस जो केसेस, फिर से सुनना, जो केसेस, ये अलग की थी बात, दूसरी बात कर रहा हूं, इसने कोई मर्डर का केस सुना, उसके अंदर आपको जो है 20 साल की सजा दे दी, पर आपने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, 20 साल की सजा बहुत ज्यादा है। आप कहां चले गए? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी बोला नहीं तुमने नहीं किया है, ठीक है, तो तुम्हारी सजा कर देते हैं 15, मान लो, ठीक है। आपने कहा अरे 15 भी क्यों, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। फिर आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो फिर फाइनल होगा। उसके बाद एक और होता है प्रेसिडेंट, वो बहुत रेयरेस्ट केस में होता है, बाकी आप सुप्रीम कोर्ट तक ही जाते हो कि साहब इसने जो दे दिया वो फाइनल है। मान लो इसने कर दिया 7, तो फिर आपको 7 करना पड़ेगा, या इसने मना ही कर दिया नहीं कोई सजा नहीं, तो फिर ओके, ठीक है ना। तो ये केसेस होती है हियरार्की। अब इनमें सबकी कैटेगरी बनी हुई है कि लोअर कोर्ट क्या सुनेगा, हाई कोर्ट क्या सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगा। फिर अगर कोई इधर उधर हो जाता है तो फिर क्या होती है आपके जुरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार इसको बोलते हैं, आपका जो फिक्स एरिया है उसके आगे आप चले गए तो फिर आपको ये रिट लगेगी, कौन सी? प्रोहिबिशन, ठीक है, कौन सी? प्रोहिबिशन। कौन सी लगेगी? प्रोहिबिशन। आई बात समझ में? चलो
फिर नेक्स्ट है आपके फोर्थ वाली, वो है को वारंटो। किस अधिकार से? को वारंटो मतलब कैसे? देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। ये सारे क्या लीगल वर्ड है, पांचों क्या है, लीगल वर्ड है। इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है या वर्ड जो है फिर उसका मीनिंग अलग होता है। इफ द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इश्यूज द रिट ऑफ को वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। ठीक है, को वारंटो में क्या होता है? को वारंटो में क्या होता है? अगर कोर्ट को ये लगता है कोई अधिकारी ऑफिसर जो है या कोई और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है ऐसे मामलों को सुन रही है या ऐसे मामलों को हैंडल कर रही है जो उसके अधिकार में ही नहीं है, जो उसके रेसिप्रोकेशन में नहीं है, जो उसकी बुक में ही नहीं है, तब कोर्ट क्या है बोलती है आपने किस अधिकार से ले लिया। सिंपल सा एग्जाम्पल सुनिए आप। मान लीजिए कोई सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट एसडीएम जिसको बोलते हैं, जिसको हम हमारी लोकल भाषा में राजस्थान में इसको आरएस ऑफिसर बोलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वाला। ठीक है, उसने जो है कोई ऐसा मामला ले लिया है डेवलपमेंट का। ठीक है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है ये, इसने डेवलपमेंट का कोई मामला है वो ले लिया और वो सुनने लग गया। ठीक, पर डेवलपमेंट के जो भी मामले हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सीधे कंट्रोल में किसके हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, डीएम, जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तब आप में से कोई आदमी सीधा जाएगा, जो भी पार्टी है वो जाएगी और कोर्ट में कहेगी सर ऐसा है, एसडीएम साहब जो है ना वो इस मामलों को नहीं सुन सकते, उन्होंने बस ले लिया और फाइल पढ़ने लग गए और इस पर फैसला भी दे देंगे, ये मामला सिर्फ जो है डीएम साहब सुन सकते हैं। तब कोर्ट क्या बोलेगा मिस्टर एसडीएम को कि भाई किसने बोला ये लेने को और कैसे ले लिया आपने? ये तो अपने बात करेंगे कि सर ऐसा नहीं, मुझे लगा मेरा केस है। बोले आपका नहीं है, छोड़ो, वो जिनका है उनको दो, वो अपना आप सुन लेंगे, आप चलो साइड में हो जाओ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलते, निर्देश दिया जाता है। और जनरली ऐसा होता नहीं है, पर कभी कभी क्या है क्लैश ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है, जब डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता है, दो डिपार्टमेंट को, कि किसका एरिया है। जैसे रोड है, रोड अब पीडब्ल्यूडी में भी आती है और नगर निगम में भी आती है। क्यों पीडब्ल्यूडी का काम होता है जो रोड के अंदर जो है ये पाइपलाइंस वगैरह जो है ये वगैरह सारा जो है बिछाना वगैरह करना और रोड वगैरह बनाना वगैरह। नगर निगम का काम क्या है? उन पाइपलाइंस, ड्रेनेज सिस्टम, गटर वटर जो है सबका ध्यान रखना। अब दोनों लड़ रहे हैं, बोले हमारा एरिया है, बोले नहीं तुम्हारा एरिया, तुम सही करो, वो बोलेगा तुम्हारा एरिया, तुम सही करो। दोनों डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं। उस तरह में आप जाएंगे सीधा कोर्ट में और बोलेंगे सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे घर के सामने जो है एक ब्लॉकेज हो रहा है और दोनों डिपार्टमेंट लड़ रहे हैं। वो बोलेंगे उनका काम है, वो बोलेंगे उनका काम है। काम किसका है? और जिसका भी ये कराओ, नहीं तो बदबू आ रही है और सब पूरा गली खराब हो रखी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तब ये वाली रिट लगेगी। ठीक है ना, तो सब एग्जाम्पल थे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए, को वारंट अंडरस्टूड है आपको? चलिए, फिर होता है आपके कैरिटोरियरी। लास्ट वाला क्या है? एक और बात है कि बहुत से लोगों ने कहा है, सॉरी टीचर्स ने कहा है कि सर किसी तरह की कोई क्वेरी नहीं आती है, एक क्वेरी या दो क्वेरी आती है कि नोटबुक में क्या करना है, इसके अलावा सबको सब समझ में आ रहा है क्या? तो भाई मैंने यही कहा कि भाई सर मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर सबको सब समझ में आ रहा है तभी तो क्वेरी नहीं आ रही है। खास करके जियोग्राफी वाले सर ने भी कहा था, आपको क्लास में भी कहा होगा कि सर जो है बंदों को सब समझ में आ रहा दिखता है, कोई क्वेरी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात, पढ़ाते तो अच्छा ही है, पर एक भी डाउट नहीं आए इसका मीन्स यही है कि 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं आपको नाम बता सकता हूँ, आज अभी जो है मैं कम से कम 8 नाम बता सकता हूँ कि जो सीरियसली ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। उनके अलावा एक भी बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लासेस आती है चली जाती है, बहाना क्या बना देते हैं घर में, हम क्या करें, वीडियो प्राइवेट है, घटिया स्कूल है। ठीक है, पर इस क्वालिटी की इस तरह की चीज़ें जो है आप आसपास में पता कर लेना, कहीं पे भी नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए साफ बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर फिर से रिवाइज या फिर से जो है नहीं होगा रिपीट। ठीक है, हम जो है जब क्लासेस स्कूल लगेगी, मोस्ट प्रोबेबली अगर भगवान ने चाहा, अच्छा रहा सब कुछ और लोगों में थोड़ी सी बुद्धि आई, तो नवंबर में जो है वो स्कूल खुलने के चांसेस लग रहे हैं 9 से लेकर 12 तक का, और उसका मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में खुल जाने चाहिए। ठीक, नहीं तो फिर ये 0 सेशन करना पड़ जाएगा, और 0 सेशन में क्या होगा, आपका ज़िंदगी का 1 साल आप हमेशा के लिए पीछे हो जाओगे, अगले साल भी 11वीं ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक, चलिए अच्छी बात है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। कैरिटोरियरी,
अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और अ कोर्ट। इसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है, अब अधिकार या एरिया की लड़ाई नहीं हो रही है, अब क्या हो रहा है कि कोई मैटर जो है, जैसे कि हाई कोर्ट है, ठीक है, लोअर कोर्ट में कोई मामला 20 साल से पेंडिंग है, ठीक है, वो हमने चैप्टर में पढ़ा था सबसे पहले। एक वो अरुणाचल आसाम का आदमी था जिसने कुछ किया ही नहीं था, छोटी सी मारपीट में 54 ईयर्स उसको जेल में रहना पड़ गया था, ठीक है ना, पता है ना, फर्स्ट चैप्टर पे लिखा, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ सेकंड चैप्टर के। बेचारे को उस तरह के जो केसेस होते हैं जहाँ पे सुनवाई ही नहीं हुई है, बात तो छोड़ो, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, वो पेंडिंग पड़ा है, तब आप जा सकते हो कैरिटोरी रिट लगा के, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। बोले कि सर सज़ा तो होनी थी 6 महीने की, मैंने चोरी की थी, मुझे 1 साल की सज़ा हो रही थी, पर 20 साल तक तो मेरी सुनवाई नहीं हुई है। सज़ा होती तो कितने की होती, 1 साल की, 19 साल, 1 साल में अंदर रहता और बाहर आ जाता, 19 साल तो बाहर रहता, 20 साल हो गए मैं अंदर ही पड़ा हूँ, या मेरा जो रिलेटिव है वो अंदर ही पड़ा है जेल के अंदर, बेचारे की सुनवाई नहीं हो रही। उस तरह के मामले जो हैं, या और भी कोई डिफरेंट मामले जो हैं, जब पेंडिंग पड़े हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जुडिशरी में बहुत इशू है टाइमिंग का, बहुत लंबा चलता है केसेस, सुनवाई कई मामलों की, तो जब आदमी मर जाता है ना, उसके बाद में डिसीजन आता है, बोले ये डिसीजन आया है, बोले वो कहाँ है, वो तो मर गया, ठीक है ना। तो ये वाली भी स्थिति या सिचुएशन हो जाती है, तब कौन सी रिट लगती है, कैरिटोरी। आम आदमी को क्या है, इस चीज़ों को पता ही नहीं होता है। आप लोगों को क्यों पढ़ाया गया है, तो आपको पता रहे कि जो है ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है और आप किसी को अच्छा सजेशन दे सको, जैसे कि अजय देवगन ने उनको दिया था। तो आप भी नॉर्मल आदमी अगर हो तो आप दे सकते हो कि ऐसा भी होता है भाई, तेरे को गड़बड़ होती है, ये 5 तरह की रिट है, ज़्यादा हाई कोर्ट में कोई खर्चा भी नहीं आता है इसका, सिंपल है, फॉर्म भरो और जो है रिट लगा के दे दो, कैसा ऐसा हो गया है, ठीक। तो ये अपने 5 तरह की रिट थी जो हमने पढ़ी थी। और इसमें एक स्टेटमेंट आता है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो ये कहते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर सबसे अच्छी जो रिट या आर्टिकल में मानता हूँ, ये पार्ट में मानता हूँ, वो मानता हूँ मैं आर्टिकल नंबर 32 को। क्यों? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, कंसेंसस है, मतलब क्यों कि इससे होने से ही हम जो है हर अथॉरिटी से काम करवा सकते हैं। अगर कोई काम नहीं भी करता है तो भी ये लगा कि हम काम करवा सकते हैं। 5 तरह की, 5 अलग अलग तरह की रिट, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर जो है, सॉरी ये टॉपिक जो है वो खत्म हो रहा है। अब हमें क्या पढ़ना है, पार्ट नंबर 4, पार्ट 3 हमने पढ़ा, अब हमें पढ़ना है पार्ट नंबर 4, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या डीपीटी, और आर्टिकल कौन सा है इसमें, आर्टिकल नंबर 36 से 51। अभी हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 3, जिसके अंदर पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक पढ़े थे हमने, ठीक है। अब हमको पढ़ना है पार्ट 4, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन के। कितने पार्ट है, 22 पार्ट्स है, ठीक। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51, समझे। इसको आप देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक कि कोई इशू हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है, ठीक है ना। तो रेगुलर जो है वो क्लासेस देखते रहें आप। और कोई प्रॉब्लम आ रही है इंटरफेस में तो बता दे। जनरली क्या होता है कि कभी कभी बहुत रेयर केस में जो होता है कि कभी क्या फोकस जो है थोड़ा कम पड़ जाता है, या कैमरा जो है वो कम पड़ जाता है, मींस लाइटिंग कम पड़ जाती है यहाँ पे। उस केस में क्या होता है, कभी कभी फोकस हिल जाता है, तो हल्की सी कोई पिक्चर जो है या वीडियो जो है वो धुंधली आ जाती है, ब्लर आ जाती है, पर वो टोटल नहीं आती है, समझे। अगर 30-25 मिनट की वीडियो है तो वो जो है 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट तक थोड़ी ब्लर चल जाती है, कैमरा अपना ऑटो फोकस फिर से कर लेता है, तब तक हा उल्ला मचा देते हैं। और पब्लिक डोमेन में मेरे सामने ही आया, जहाँ पे स्कूल अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, हम पूरे दिन रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, कितनी कितनी क्लासेस होती है, वहाँ पे बच्चों की फीडबैक आते हैं, क्या है क्लास करनी, पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों को पढ़ना नहीं है तो पेरेंट्स को वो क्या फीडबैक देते हैं, एक तो प्राइवेट होगी, क्या है कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो उठा 12 बजे, जब तक क्लास चली गई, घटिया स्कूल है। और दूसरा क्या देखें वीडियो के अंदर, पूरा ब्लर ही ब्लर आ रहा है, कुछ दिखा ही नहीं दे रहा है। अरे तो भाई 30 मिनट की वीडियो थी, 1 मिनट नहीं देखा, चल ठीक है, 29 मिनट तो देख लिया, वो तो बोल। पॉजिटिव कोई हमेशा बोलता नहीं, हमारे इंडियन कल्चर में यही है, हम क्या है कभी पॉजिटिव किसी की बात नहीं करते, हम हमेशा नेगेटिव बात करते हैं कि पूरा सब कुछ हो जाएगा ना, हल्का सा कपड़े पे एक डॉट लगा होगा ना, कि हाँ भाई बाकी सब तो ठीक है पर वो डॉट लगा हुआ है, पूरा कपड़ा उसको मतलब नहीं है, उसको डॉट से मतलब है,
तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको ग्लास हमेशा आधी खाली ही लगती है, उनका जो है फ्यूचर भी कभी नहीं होता है और वो हमेशा ज़िंदगी भर यहीं घूमते रहते हैं और लास्ट में जब उनकी एज आ जाती है 40 साल, जब वो किसी काम के नहीं होते हैं, प्राइवेट में सड़ते हैं, तब बोलते हैं कि हाँ स्कूल में उस वक्त जो है पॉजिटिव रहते या ढंग से सुन लेते तो आज कहीं ना कहीं पहुंच जाते। तो ऐसी फालतू चीज़ें ना करें और अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, स्कूल पे कॉन्फिडेंस रखें, टीचर्स पे कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि यहाँ वो टीचर्स हैं जो पूरा एज जो है इस तरह की निकाल चुके हैं और फिर यहाँ पे आए। ठीक है ना, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जब बॉर्न हुआ था उनका, समझ रहे हो, या छोटे से थे 1 2 या 2 साल के या 3 साल के, तब यहाँ पे टीचर्स ऐसे भी हैं जो उस वक्त 12th क्लास के थे, जहाँ पर आप अभी नहीं पहुँचे हो, या 11th क्लास में थे। ठीक है ना, तो इतना आपसे ज़्यादा डबल एक्सपीरियंस है, तो आप अननेसेसरी जो है बातें ना करें, किताब पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। स्कूल जल्दी खुलेगी तब मिलेंगे आपसे, पर अभी जो है इससे कंटिन्यू है। और जिन्होंने नोटबुक में काम नहीं किया वो भी कर लीजिए, ज़्यादा लेक्चर नहीं झाड़ेंगे, कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे DPSP। थैंक यू।